नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर उत्तर प्रदेश के सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने समाज सेवा के जरिए अपनी पहचान बनाई। लगातार समाज में पूरी तरह से इनकी अलग अलग भूमिकाओं में जितना बन पड़ता है उतना ये समाज के लिए करते हैं। चाहे गरीब महिलाओं की, गरीब बेटियों की शादी की बात हो, कई जगहों पर 1-1 लाख रुपए तक का इन्होंने योगदान दिया है। सोशल मीडिया के जरिए हमने ये जाना है, समझा है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से इनकी सब सारी चीज़ें इन्होंने जो है कोरोना काल में लोगों की मदद की। वहाँ पर जो है फेस मास्क से लेकर सैनिटाइजर तक की सारी व्यवस्थाएं इन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी बड़ी राहत सामग्री उस वक्त पहुंचाई थी। वहाँ के तत्कालीन डीएम थे दिनेश सिंह, उन्होंने भी इनकी कोरोना काल में समाज सेवा को लेकर बड़ी तारीफ की थी। सर, क्या कुछ था आपका पूरा एजेंडा, क्या कुछ है जिसके जरिए आप समाज को बेहतर देना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपके पूरे चैनल एनबीसी भारत के सारे कर्मचारियों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कोरोना काल तो एक बहुत ही बहुत ही ऐसी बीमारी थी कि हर कोई सुबह रात में मनाता था ईश्वर से कि कहीं सुबह कोई ऐसा हादसा हो न जाए। और हमारे जौनपुर में भी सब जगह पूरे देश में था, और जौनपुर खास करके पूर्वांचल में बाहर के ज़िलों के, अदर प्रदेश के, बिहार, मुंबई से लेकर के, गुजरात से लेकर के लोग, दिल्ली से लोग लेके पूर्वांचल में आते थे और पैदल ही लोग आते थे। और इसके बाद जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह थे उस समय। दिनेश कुमार सिंह जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। मुझे बुलाया, उन्होंने बोला आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे लायक जो भी होगा। लगभग मैंने 1200 राहत पैकेट बनवाया था, लगभग 1200 से ज़्यादा ही था। और ऐसा राहत सामग्री मैंने बनवा रखा था कि जो कि एक पूरे परिवार का वो खर्चा 15 दिन तक चल सकता था। और वो नहीं कि एक फॉर्मेलिटी होती है पूरा करने वाली कि अरे दे दीजिए 500 का सामान, वो फ़ोटो खिंचा लीजिए, मीडिया में एक्टिव हो जाइए, सोशल मीडिया में लोग तारीफ़ करने लगे समाज सेवा के। ऐसा नहीं था, मेरा बहुत ही नेचुरल था और बिल्कुल से रियलिटी जिसको कहते हैं। और मैंने लगभग अपने जेब से, मेरी फर्म है जो, दोनों फर्म है, मैंने अपने फर्म के माध्यम से मैंने किसी से 1 रुपये डोनेशन नहीं लिया था, ना मैंने किसी से 1 रुपये मांगा था। और इसके राहत सामग्री के अलावा मैंने थर्मल स्कैनर भी दिया था जिलाधिकारी महोदय को, जो कि मेरे थर्मल स्कैनर जौनपुर के सभी थानों पे गए थे, सारे एसडीएम के यहाँ गए थे, महोदय के यहाँ, क्षेत्राधिकारी जो पुलिस के सर्किल अफसर सब के यहाँ गए थे, थर्मल स्कैनर। इसके अलावा मास्क लेकर के, सैनिटाइजर्स लेकर के, ऐसा कोई भी मेरे द्वारा ऐसी कोई जो इस समय वस्तुएं की डिमांड थी, माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे बताया जाता था, मैं उसको 2 घंटे के बाद मैं हाजिर कर देता था। इसके अलावा फिर डीएम साहब ने बोला कि क्या बोलते हैं कि हम लोग तो कुछ खा पी ले रहे हैं, किसी से मांग ले रहे हैं, लेकिन पशु जो हैं, पशु किसी से बोल नहीं सकते, ना किसी से मांग सकते हैं। डीएम साहब बोले कि मैं आ रहा था रास्ते में, रात मैंने देखा एक गाय जो थी वो बिल्कुल अपने ही किसी वस्तु का, गोबर भैंस का या किसी का भी था, उसको खा रही थी। बोले मुझे तो देख करके कष्ट हुआ। फिर डीएम साहब ने मुझे बुलाया, बोला आप क्या कर सकते हो पशुओं के लिए। मैंने कहा सर इस समय भूसा चल रहा है, कटवाई हुई है गेहूं की, मैं भूसा दे सकता हूं। सर्वप्रथम मैंने 200 कुंटल से ज़्यादा भूसा का दान दिया था। जिलाधिकारी जौनपुर महोदय दिनेश कुमार सिंह, जो कि कमिश्नर चित्रकूट से रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, डीएम साहब स्वयं हमारे गांव डमरुआ सिकरारा आकर के स्वयं भूसा को प्राप्त किए थे। गौशालाओं हेतु मैंने दान दिया था। इसके अलावा भी अदर कई 200 कुंटल के अलावा मैंने और कई 100 कुंटल भूसा मैंने, जहाँ पे गौशालाओं में मुझे लगा कि यहाँ पे पशुओं की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, मैं वहाँ भी मैंने काफ़ी हेल्प किया। और इसके बाद वो बहुत ही उसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। इसके बाद लगातार 2 महीने तक, 2 माह तक भंडारी जंक्शन स्टेशन पे पाउच लेकर के रात भर 15 रात तक तो मैं लगातार 15 रात मैं खुद जागा हूँ। और अपने लोगों को, कई लोगों को, मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग, कई और कर्मचारी, सहायक लोग, कई लोगों ने पूरे दल बल के साथ लोग पैकेट का पाउच लेकर के पानी का डटे रहे। जो ट्रेन से भी आते थे उनके लिए भी दिया जाता था।
इसके लिए जो है कोरोना काल के समय में माननीय डिप्टी सीएम श्री दिनेश कुमार शर्मा के द्वारा मुझे अवध अवार्ड से सम्मानित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोरोना एक्सलेंस अवार्ड से न्यूज 18 के कार्यक्रम में सम्मानित करने का मुख्यमंत्री जी का आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आए। तो माननीय डिप्टी सीएम जो है श्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा मुझे न्यूज 18 से कोरोना में एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और बहुत ऐसे कार्य के मैं सम्मान के लिए नहीं था, ये तो सरकार ने, ये जिलाधिकारी महोदय ने संस्तुति किया था कि इन्होंने ऐसा किया, इसके लिए मुझे सम्मान दिया गया। मैं कोई भी कार्य करता हूँ किसी सम्मान के लिए कार्य नहीं करता हूँ। जनपद जौनपुर उस दौरान भी कई ऐसे मेरे द्वारा शादियाँ कराई गई, कई ऐसे बच्चों को गोद लिया गया जो आज भी उनको मेरे द्वारा शिक्षा दी जा रही है, उसका फीस लेके सारे खर्च मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। काफ़ी संघर्षमय जीवन में तो संघर्ष, आपने संघर्ष की बात किया तो जीवन तो संघर्षमय, हर क्षेत्र में हर दिशा में संघर्ष में। शुरुआत से ही गोविंद वल्लभ पंत डिग्री कॉलेज प्रतापगंज जो कि हमारे घर से 12 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ पढ़ता था। तो हमारी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वहाँ से हुई है। वहाँ स्टार्टिंग शुरुआत ही मेरी वहाँ के मैनेजमेंट कॉलेज के प्रबंधक से लेकर के प्रिंसिपल से लेके हुआ, स्कॉलरशिप को लेकर के हुआ, जो 1997 में 80 लाख का भंडाफोड़ हुआ था मेरे द्वारा। मैंने जांच कराई थी और उस समय तत्कालीन श्री कृष्ण डायरेक्टर समाज कल्याण निदेशक के द्वारा संस्तुति FIR हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला था, 80 लाख का घपले का भंडाफोड़ FIR दर्ज करने का आदेश। उस समय मुझे तमाम धमकियाँ मिलती हैं, बहुत मिली थी। आप जानते हैं जनपद जौनपुर पूर्वांचल में हमारे जस्ट बगल में भी कई ऐसे बाहुबली हैं, नाम नहीं लेंगे, जो है अगल बगल बहुत ही। फिर इधर विजय मिश्रा भी बाहुबली में आते हैं, विजय मिश्रा का भी फ़ोन आया मेरे पास। उस समय बहुत दबाव आते हैं, कई ऐसे कार्य किए जाते हैं, कई ऐसे ये खास करके दलित वर्ग के लोगों के लिए मैंने कार्य किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो 2010 में, अनीता सिद्धार्थ है, SC कास्ट की नहीं थी, SC कास्ट का उन्होंने सर्टिफिकेट ले करके और हथिया करके OBC कास्ट की थी और उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का सीट ही उस पर चेयरमैन बन बैठी। उसकी भी लड़ाई मैंने बहुत लड़ी और अंततः जाके मुझे सफलता मिली जिलाधिकारी गौरव दयाल के द्वारा और कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट अनुसूचित जात का अनीता सिद्धार्थ का ख़त्म हुआ, जिसके बाद अनीता सिद्धार्थ को 1 साल के अंदर ही जिलाधिकारी द्वारा अपने पद से बर्खास्त किया गया। ये मेरी ही पहल थी, मेरे द्वारा ही संघर्ष किया गया था। चूँकि जो कोई भी हो, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो सामान्य हो, चाहे OBC हो, चाहे अनुसूचित जात का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए एक कैटेगरी आरक्षित है। अगर उसमें रहेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा, वरना जो दलित वर्ग के लोग हैं अगर उनके भी हक पे अगर दूसरे लोग आके बैठ जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने देखा इधर रामचेतन निषाद बस्ती कटरा बुजुर्ग के रहने वाले थे, वो दिल्ली से अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट बनवा करके मछली शहर लोकसभा से 2014 में सांसद बन बैठे। फिर उसकी भी लड़ाई मेरे द्वारा लड़ी गई। अनुसूचित जात, राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग से लेकर के हाई कोर्ट दिल्ली से लेकर के सब जगह, लास्ट तक करीब 5 साल लगा मुझे उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट। उनके साथ साथ करीब 5000 से ज़्यादा कास्ट सर्टिफिकेट अनुसूचित जात के जो नहीं है, ऐसे लोगों ने नोएडा से लेके गाजियाबाद पूरे उत्तर प्रदेश में बनवा रखा, तो मैंने उसको कैंसिल करा। उसके मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड पड़े हैं। लगभग मेरे द्वारा 6000 अभी तक अनुसूचित जात के जो व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने फर्जी गलत तरीके से अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट बनवा रखा था, जो मेरे द्वारा कैंसिल कराया गया, निरस्त करवाया गया है। ऐसे ढेर सारे सराहनीय कार्य हैं। मैं प्रदेश से लेकर जौनपुर से लेकर लखनऊ से लेकर कई ऐसे जगह मैं वर्क करता हूं। काफ़ी संघर्ष जीवन है। इसी संघर्ष की वजह से जब मैं कार्य करता हूं तो जो कार्य करने वाले लोग होते, जो विरोधी होते, जो कुछ नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, कभी वहाँ एप्लीकेशन देंगे, कभी एप्लीकेशन वहाँ दे देंगे। तमाम ऐसे यातनाएं में मतलब मेरे खिलाफ में अनर्गल
जो है उस तरह के ऐसे ऐसी कहानियाँ बना करके, मनगढ़ंत कहानियाँ बना के इतना मुझ परेशान भी किया जाता है, जो कि मेरे द्वारा तो कोई अगर व्यक्ति इतना परेशान किया जाए तो शायद वो जीवन से किसी दिन वो आत्महत्या कर लेगा। लेकिन मैंने कभी संघर्ष में मैंने देखा, अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में होंगे, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो तमाम आपके सामने दिक्कत आएंगी, तमाम कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन कभी भी हिम्मत व्यक्ति को नहीं हारनी चाहिए। अभी भी आज भी मैं संघर्ष मेरा जारी है। बीच में मैं भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी विगत सालों के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में 2021 में शामिल हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के मैंने टिकट की मांग नहीं किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप मछली शहर से कैंडिडेट हो सकते हैं, मैं आपको कैंडिडेट बनाऊंगा। मैंने कहा जैसा निर्देश होगा। इसके बाद फिर माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोले, मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो आपको टिकट नहीं दी और मेरे पार्टी से चुनाव लड़ जाओ। तो मैं समाजवादी पार्टी से अभी 2022 के चुनाव में मुगराबाद शाहपुर से जो है मैं घोषित कर दिया, जिसकी वजह से मेरा नामांकन भी खारिज हो गया। ये मतलब एक तरफ अखिलेश यादव की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि मतलब मैं दलित का बहुत ही हितैषी हूँ, मैं शुभचिंतक हूँ। एक तरफ कीर्ति कोल को उन्होंने भी पिछले बार, कीर्ति कोल मिर्ज़ापुर के आदिवासी हैं और उनको नामांकन ये एमएलसी में करा दिए, जबकि अखिलेश यादव जी को पता था कि नामांकन जो है अगर ये इनका होगा तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इनकी उम्र ही नहीं थी चुनाव लड़ने की। नामांकन कैंसिल हो गया। बीच में इधर फिर इन्होंने निर्मल जी, राजकरण निर्मल को इन्होंने प्रत्याशी बना दिया, ये भी दलित थे, और कीर्ति कोल भी दलित थी। और तीसरा मैं मतलब समाजवादी पार्टी से मुझे उन्होंने कैंडिडेट बना दिया, जो कि मैं भुक्तभोगी हूँ। और मेरा भी मतलब मेरा भी जैसे कीर्ति कोल के साथ किया और इनके साथ किया, राजकरण निर्मल के साथ, ऐसे मेरे साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया। समाजवादी पार्टी से टिकट दिया, 10 दिन बाद टिकट वापस लेके दूसरों को कर दिया। तो इस तरह की बहुत ही समाजवादी पार्टी अपने उससे मतलब मैं एथेंटिक, मैं तो टिकट भी नहीं मांगा था, मुझको तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी बुला करके सैफई बुला के टिकट दिए थे कि ले जाओ चुनाव लड़ो। अगर उनको ऐसा करना चाहिए था तो मुझे बुला के टिकट ही नहीं देना चाहिए था। तो ऐसे ये बहुत ही जीवन संघर्ष है जो है किसी भी क्षेत्र में, किसी जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो कोरोना के समय मैंने तो बहुत ही काम किया था, हमेशा मेरा संघर्ष जो है जारी है। तो शायद एक मेरे बारे में एक बच्चे लोग जानते हैं। और कहीं भी किसी गांव से आप उठेंगे, कहीं से भी उठेंगे, अगर आप तेज हैं थोड़ा, तो तेज लोगों को पता है बहुत कम लोग पसंद करते हैं तेज लोग। अगर आप तेज हैं तो आपको पैर पकड़ के खींचने वाले लोग बहुत होंगे। और लेकिन इससे कभी मैं विचलित नहीं होता, ना इससे मैं डरता हूँ। मेरा संघर्ष जारी है। खास करके मैं उन समाज के लिए काम करता हूँ। मेरा किसी भी समाज से, चाहे वो सामान्य कास्ट हो, चाहे अदर बैकवर्ड के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम कास्ट हो, चाहे वो किसी भी कास्ट को, अनुसूचित जात के हों या अनुसूचित जनजाति के लोग हों, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। खास करके मैं उन लोगों के लिए कार्य करता हूं जो दबे कुचले लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो दलित हों। और इसके वजह से ही परिणाम रहा कि मेरी पत्नी जनपद जौनपुर में मड़ियाहूँ ब्लॉक से करीब 15 साल से सांसद थे तूफानी सरोज, जो वर्तमान में केराकत से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनकी पत्नी को प्रदेश के बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक वोटों से हम लोगों ने चुनाव हराया था। तो एक है कि अगर हमारे हाथ में जनता जो होती है, जनता की पकड़ है, जनता, मैं गरीबों में, हर वर्ग के लोगों में जाता हूं, उनके बीच में रह के कार्य करता हूं, जिसका फ़ायदा मुझे मतलब कहीं न कहीं उसका फ़ायदा मेरे परिवार, मैंने अपने पिताजी से सीख लिया था। मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए हैं। 36 साल की नौकरी, मेरे पिताजी ने कभी एक भी छुट्टी नहीं लिया, जिसके पे सरकार ने उनका एक्सटेंशन भी कर दिया था कुछ दिन और नौकरी करने के लिए। तो मैंने अपने पिताजी से काफ़ी सीख लिया है। इसलिए अपने परिवार में भाइयों के लोग सबको सामाजिक कार्यों के लिए, सोशल वर्किंग के लिए दिशा निर्देश देता रहता हूँ। सोशल एक्टिविस्ट
के रूप में मैं काफ़ी मैंने कार्य किया। गिनाने लगूंगा तो शायद है कि कई घंटे लग जाएंगे, इसलिए आपका बहुत ही कीमती समय है, आपके चैनल का बहुत कीमती समय है, इसलिए ज़्यादा अपनी जो है बात संक्षेप में मैंने रखा, इतना आपने समय दिया और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मेरा संघर्ष जारी रहेगा और इसके बाद मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी एक दिन प्राप्त करूँगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे दिलीप जी, आपने तमाम नेताओं की बात की, तमाम नेताओं के बारे में आपने जिक्र किया। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे अखिलेश यादव। मायावती भी मुख्यमंत्री थी, लेकिन इस वक्त जो है अगर देखा जाए पक्ष विपक्ष के रूप में तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी, यानी इधर योगी आदित्यनाथ इधर अखिलेश यादव, ये दोनों नेता ही हैं। आपके निगाह में इन दोनों में बेहतर कौन है? समाजवादी पार्टी एक उस पर कहावत मुझे याद आ गई और शायद आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। बड़े शहर से निकली तेरी याद मेरे संग पाँव पाँव चली, बड़े शहर से निकली तेरी याद मेरे संग पाँव पाँव चली, सफ़र वो धूप का करती तो तजुर्बा होता उसे ज़िंदगी का, वो ज़िंदगी ही क्या जो हमेशा छाँव छाँव चली। ये कहावत बिल्कुल ही अखिलेश यादव पे बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कभी धूप का मज़ा लिया ही नहीं। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो लगातार सांसद भी रहे हैं और इस समय प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरी कार्यकाल, मतलब भारतीय जनता पार्टी से जो है दूसरी कार्यकाल उत्तर प्रदेश की भारत का सबसे जो है ज़्यादा सांसद और विधायक जीत करके आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। बहुत ही ये कहा जाए कि बहुत ही सूझबूझ के नेता हैं और जितने प्रखंड विद्वान भी माने जाते हैं और एक तो संत टाइप, इन्हें कोई बाल बच्चे से मतलब है नहीं और बहुत ही अच्छा कार्यकाल है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल इतना अच्छा है, उसके मुकाबले अखिलेश यादव जीरो हैं। अगर अंक की आप बात करेंगे, पॉलिटिकल की बात करेंगे तो अखिलेश यादव बिल्कुल अनुभवीहीन है और उनको क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए एकदम नहीं ले पाते, उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। अखिलेश यादव का हाल बहन कुमारी मायावती के जैसा ही होने वाला है आने वाले चुनाव में, जो 2024 में जो चुनाव होगा। 19 में आपने देखा परिणाम कैसा रहा। 2024 के लोकसभा के चुनाव में शायद है कि समाजवादी पार्टी का खाता इसलिए नहीं खुलेगा कि समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं, खास करके उन्होंने 2-3 दलितों को ऐसे मोहरा बना दिया, उनके साथ ऐसा छल कपट कर दिया कि जो दलित समाज के लोग उनको बर्दाश्त करने वाले नहीं। एक तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, जो है एक तरफ अखिलेश यादव को समय मिलता है, अभी मेरे द्वारा मुझे साजिश के तहत मुझे जेल भेजा गया। अभी आप जौनपुर में पता करेंगे, मेरे ऊपर ये FIR लगाया गया, मेरे ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, मेरे भाइयों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई जौनपुर ज़िले में, जबकि मेरे ऊपर सारे मुकदमे मनगढ़ंत और फर्जी तरीके से लगाए गए। अखिलेश यादव, मैं लखनऊ जेल में बंद था, अखिलेश यादव को दीप नारायण यादव झांसी से मिलने का समय है, चूँकि ये यादव हैं। मैं दलित समाज से हूँ, चमार समाज से हूँ, अखिलेश यादव को एक चमार से मिलने का लखनऊ में समय नहीं है। अखिलेश यादव को आजम खान साहब से, चच्चू से मिलने का समय है और मैं वहीं जेल में बंद था लखनऊ में, मुझसे मिलने का समय नहीं है। अखिलेश यादव उमाकांत यादव, रमाकांत यादव से मिलने जेल चले जाते हैं। एक चमार समाज के व्यक्ति, दलित हूँ, दलित से मिलने नहीं आते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जो मैं जात पे नहीं जा रहा हूं अखिलेश यादव जी के, लेकिन मैं ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, अभी बहुत ढेर सारी अखिलेश यादव में कमियां हैं कि मैं वहीं लखनऊ में इनका जो समाजवादी पार्टी का मीडिया प्रभारी था, जो उनका जो है पोर्टल चलाता, न्यूज़ पोर्टल जो फेसबुक का जो है, अग्रवाल से मिलने आ गए और मैं वही लखनऊ जेल था, मुझसे अखिलेश यादव मिलने नहीं आए। क्या यही समाजवादी पार्टी दलितों के प्रति चेहरा दिखाती है? जाते एक तरफ बाबा साहब के वहाँ जन्मस्थली महू मध्य प्रदेश में जाते हैं कि हम बाबा साहब के और दलितों के बड़े हितैषी। अरे मेरे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप कैसे हितैषी हो दलितों के? आप दलितों को 3 जगह धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मैं जेल में था, मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाई गई, क्या से क्या नहीं पुलिस ने किया।
जो है, लेकिन आपने कभी एक बार भी हाल चाल भी नहीं लेने आए। मैं भी आपके समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, मैं भी एक कार्यकर्ता था। दलितों की बिल्कुल हित ऐसी नहीं है। मैं सभी दलितों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को कभी भी जो है पसंद ना करना, क्योंकि मेरे साथ भी धोखा उन्होंने किया। उनका केवल दिखावा है कि हम समाजवादी पार्टी के। अभी इन्होंने जो सूची जारी किया, राष्ट्रीय सूची और प्रदेश कार्यकारिणी, 2 दिन पहले उन्होंने कमलाकांत जैसे कैबिनेट मंत्री, बहुजन समाज पार्टी में टॉप नेता माने जाते थे कमलाकांत गौतम, कैबिनेट मंत्री थे, मछली शहर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके। उन्होंने उनको एक छोटा सा पद दिया, प्रदेश सचिव का पद। अभी कमलाकांत जी का बयान भी आया था बीच में कि मैं बहुत नाराजगी, कड़ी नाराजगी जता रहे हैं। तो एक तरफ इनको जबकि उत्तर प्रदेश में, मैं दलितों की बात कर रहा हूं, जनपद जौनपुर में 9 लाख से ज़्यादा दलित है। दलित में अनुसूचित जात चमार बिरादरी के लोग पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा संख्या में। लेकिन अखिलेश यादव ने बहन जी जैसे नहीं संभाल पाई। ऐसे अखिलेश यादव सोचे थे कि दलित हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन दलित अब जान चुका है, अब वो कहीं नहीं जाएगा। अपना पड़ाव देख रहा है दलित, आखिर हम जाए कहाँ। अभी भी कहीं वो किसी पार्टी में नहीं है, कभी भीम आर्मी में, कभी बसपा में थोड़ा बहुत डिवाइड आउट हो जाती है। अभी दलित जो जाटो बिरादरी के लोग हैं, अभी वो अपना पड़ाव देख रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। अखिलेश यादव के बेहद करीबी थे, आपने जो है तमाम चीज़ें उनके साथ के अनुभव आपने साझा किए। साथ ही साथ में आपका मानना है कि योगी आदित्यनाथ उनसे बहुत बेहतर हैं, उनको 0 अंक दे रहे हैं, उनको बहुत अंक दे रहे हैं। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर देश की राजनीति की बात की जाए, 2024 चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार जो है तीसरी बार फिर से जो है बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, या कुछ उलटफेर होने वाला है? विपक्ष का जो ये नया गठबंधन का नाम भी उन्होंने बदला है, यूपीए को इंडिया कर दिया है। साथ ही साथ में उसमें 26 दलों का सहयोग है। हम आपसे सीधा सही अभी जो है आज स्वतंत्रता दिवस है, आज प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि अगली बार हम फिर लाल किले पर झंडा फहराने आएंगे, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि अगली बार वो झंडा तो फहराएंगे लेकिन अपने घर पर फहराएंगे। क्या लगता है आपको कि मतलब 2024 का चुनाव कितना चैलेंजिंग होने वाला है, एनडीए वर्सेस इंडिया? भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं और कांग्रेस में जो अर्जुन, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको कांग्रेस ने ऐसे बना दिया है कि दलितों को वोट ले लिया जाए। चूँकि दलित ही बिरादरी से आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा अपना देश तो गुणगान कर ही रहा है। विदेश के लोग भी प्रधानमंत्री को स्वागत के लिए तैयार हैं। और उन्होंने जो कहा कि अगले साल 2024 में हम लाल किला फिर झंडा फहराएंगे, उन्होंने सही किया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी आज इस समय, अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में जाकर के संत रविदास जी की बहुत कई 100 करोड़ रुपए की मूर्ति का अनावरण किए। और भारतीय जनता पार्टी में जो अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर लाल सिंह आर्ची, मेरे पहले से परिचित है, मैंने देखा, उन्होंने बताया बहुत ही बड़ा भव्य। और भारतीय जनता पार्टी दलित वर्ग के लिए, खास करके जो दलित वर्ग के उत्थान के लिए और के वर्ग के जो छोटी छोटी योजनाएं चलाई हैं, बाबा साहब का सबसे बड़ा यह कि एक तरफ बाबा साहब के आरक्षण पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरक्षण के नाम पे, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने आरक्षण के नाम पे फाड़ा था पूरा चैप्टर, सदन में उन्होंने पास ही नहीं होने दिया था। और दूसरी इधर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो है लोग कह रहे हैं कि हम सत्ता में कहीं कुछ नहीं है, चाहे इंडिया जो भी बना ले, ये चलने वाला नहीं। बस 1-2 महीने तक ये इनका जो इन्होंने जितने भी लोगों दल 22-24 दलों का गठबंधन जो बनाए हैं, अभी उसमें अखिलेश यादव आपको याद होगा, बहन जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का समझौता हुआ था कि दलित यादव मीन्स चमार और अहिर,
ये ऐसा था नारा कि चमार और अहिर अगर बहन जी एक हो जाते हैं तो हम लोग 80 का 80 सीट जीत लेंगे, लेकिन आपने देखा शून्य, एकदम शून्य का शून्य मिला। और दूसरी चीज, बंगाल का व्यक्ति, अगर उत्तर प्रदेश का कोई आदमी बंगाल में जाके भाषण करेगा तो उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति का, बंगाल के व्यक्ति जो होंगे वो बंगाली आती है, यहाँ के व्यक्ति वहाँ क्या प्रचार कर पाएगा। फिर बंगाल का व्यक्ति अगर यहाँ के ममता बनर्जी प्रचार करेंगी, कोई फायदा होने वाला नहीं है। नीतीश बिहार के नेता हैं और उत्तर प्रदेश नीतीश कुमार की पहचान क्या है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पौधा लगाए गए थे, जो आज जो मुख्यमंत्री हो गए, वरना नीतीश कुमार जीवन में एक विधायक भी नहीं बन पाते। तो भारतीय जनता पार्टी का आज के अगर हालात देखा जाए तो जो बहुत ही बड़े निर्णय लेती है, जैसे आज पाकिस्तान डरा लग रहा है, ऐसा कोई देश नहीं है। आप देख लीजिए उठा करके सारे चैनल, सब जगह, हर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे लोग हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नतमस्तक है और नतमस्तक है। इससे हम लोगों का गर्व है, हम लोगों को गर्व है कि हम भारत में हैं। हमको एक मतलब बहुत अपार खुशी हो नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं है, बहुत अच्छा है। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी से मेरा यही अपील है कि अभी भी बहुत समय है, समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दें। आखिरी सवाल आपसे करेंगे, पार्टी के नेता अखिलेश यादव बीजेपी में विलय कर दें, तो ये जो है कहीं न कहीं वो उनका दावा है कि वो इंडिया जो गठबंधन, इंडिया अलायंस है, जो पहले यूपीए हुआ करता था, वो उसके घटक दल हैं। तो उसमें जो है बीजेपी में आने के बाद उनको क्या कुछ उससे बेहतर होने वाला है? अगर बीजेपी में वो आते हैं तो उसके पीछे क्या कुछ वजहें हैं कि वो बीजेपी में आएँ और उसके बाद कुछ उनका बेहतर हो जाएगा, उनके समाज के लिए कुछ बेहतर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ बेहतर हो जाएगा? फिर मैं जो है बात को एक बार मैं बता दिया कि जो है इसके पहले बहन जी से इनका गठबंधन था, बढ़िया गठबंधन था, ये हवा थी, हम लोग भी टहल रहे थे, ये हवा थी। अरे बहन जी तो 70 के 17 और अखिलेश यादव 70 के 70 सीटें जीत रहे हैं। ऐसा कई चैनल आपने देखा होगा, एग्जिट पोल भी दिखा दिया था कि सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी और बसपा खाते मारे, लेकिन नतीजा शून्य का शून्य आया। बहन जी कुछ सीटें निकाल ली और अखिलेश यादव जी कुछ सीटें पा गए। तो अब ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं इनको लाभ होने वाला है। मेरी यही राय है, आने वाले भविष्य में यह है कि जो है जैसे समाजवादी पार्टी, अब अखिलेश यादव बहन जी बहुजन समाज पार्टी के नेता की तरह विलुप्त हो गए हैं, उनके तरह पार्टी इनकी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए खत उनसे बढ़िया कहते हैं कि देहात में कहावत है, भूत भागे लगोटा सही। तो इनको अपने समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में विलय करके अपना खुद उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बन जाएं, या अपने चाचा को बनवा दें, या अपने धर्म पत्नी डिम्पल भाभी जी को बना दें, और कुछ भी इनका फायदा होने वाला नहीं है। वरना बहुजन समाज पार्टी से भी ज़्यादा बदतर स्थिति समाजवादी पार्टी की होने वाली है। चाहे इंडिया गठबंधन कर ले, चाहे 24 दल मिला ले, चाहे 50 दल मिला ले, इनका उद्धार होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त रूप में भारत देश में काम कर रही है, जो कई मोर्चे पर अच्छा कार्य किया, सेना से लेकर हर सेक्टर में काम किया, गरीबों पर इतनी योजनाएं चला दिया कि मैं तो एक दिन किताब में पढ़ रहा था, माननीय बृजलाल साहब जो पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं, काफ़ी प्रखंड विद्वान हैं, उन्होंने जोगिंदर नाथ मंडल पे एक अच्छी किताब लिखा, मैंने देखा, बहुत ही अच्छे विद्वान वक्ता। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, कई ऐसे नेता हैं जिसका जो है, इसलिए अखिलेश यादव का मेरे तरफ से ही सुझाव है कि अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लें, उनके लिए और उनके नेताओं के लिए, उनके समाज के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। एनबीसी भारत के दर्शकों और समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, जौनपुर जिला के जो रहने वाले हैं आपके शुभचिंतक, उनके लिए स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे? जनपद वासियों, प्रदेशवासियों और आपके एनबीसी भारत चैनल के सभी कर्मचारियों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आने वाले समय में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश एक हो। हमारा देश जो सोने की चिड़िया बोली जाती है, सोने की चिड़िया आज प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आने वाले समय में अपने देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, और प्रधानमंत्री जी हमारे जो कहते वो करते हैं। इसलिए सब लोगों को हमारे तरफ से जो है पुनः
स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आपके चैनल को आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो ये थे हमारे साथ दिलीप राय बलवानी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाज के हित में जितना बन पड़ा उतना इन्होंने किया, आगे भी इनकी कोशिश जारी रहेगी। साथ ही साथ इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, चाहे पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, 2024 आने वाले चुनाव की बात हो, वर्तमान में राष्ट्र की क्या स्थिति है, इनके मुताबिक इन्होंने इस पर भी बड़ी ही प्रखरता के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की। साथ ही साथ दलितों के मुद्दों को उठाया कि किस तरह से दलितों को आगे बढ़ाया जा सकता है। समाज में जो व्यक्ति दबा कुचला है, जो शोषित है, कहीं न कहीं से वंचित रह गया है, उसके उत्थान के लिए इन्होंने तमाम जो है चीज़ें जो है उस पर पूरी तरह से इनका फोकस रहता है। उसको लेकर लगातार ये अपना काम भी कर रहे हैं, अपनी कार्यशैली भी उसको लेकर लगातार बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपको फिर जो है बहुत जल्दी ही एक ऐसे समाज सेवी से मिलवाएंगे जो कहीं ना कहीं समाज के लिए बेहतर होगा, समाज के लिए बेहतर तरीके से वो काम कर रहा होगा। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हमने आपको इसीलिए एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया जो समाज के लिए बिना किसी स्वार्थ के, समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हो। इसी क्रम में हमने आपको दिलीप राय बलवानी जी से मिलवाया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC भारत।